नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। बंगाल और बिहार में हिंसा के बाद कैसे हैं इस वक्त वहां के हालात, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात कर्नाटक के चुनावी रण की। क्या है बड़ी खबरें, दिखाएंगे खबर की भूटान के नरेश के भारत दौरे में क्या रहा आज खास। चर्चा करेंगे कैसे भारत तमाम वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बाद भी लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही G20 की बैठकों पर भी होगी हमारी नजर। साथ ही साथ दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रही हिंसा और बवाल। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने किया रिश्डा के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। कहा किसी भी उपद्रवी को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर की केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री को भी खत लिखकर दखल की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। बिहार में रामनवमी को हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में स्थिति अब सामान्य होने की ओर। तमाम इलाकों में सुरक्षा बल तैनात। लोगों में अब भी डर का माहौल। बिहार शरीफ में निकली सद्भावना यात्रा। विपक्ष का नीतीश सरकार पर हमला, हिंसा रोकने में बताया नाकाम। कर्नाटक में चढ़ने लगा है सियासी पारा। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच CM पद की तकरार पर बीजेपी का तंज। मुख्यमंत्री बसवराज ने कहा नहीं होगा पूरा दोनों का सपना। नोट बांटने के आरोप पर DK शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज। भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की PM मोदी से मुलाकात। आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। वित्तीय संपर्क के क्षेत्र में और प्रगति पर मिलकर काम करेंगे दोनों देश। दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर भी बनी सहमति। PM मोदी ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को किया संबोधित। कहा आपदा के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अलग थलग नहीं बल्कि एकीकृत होनी चाहिए। आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों से एकजुट होने की अपील की। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने को लेकर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी देश की यह हरकत नई नहीं, इससे यथास्थिति में नहीं आएगा कोई बदलाव। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी रहेगा। स्थानों का नाम इजाद करने से तथ्य नहीं बदलते। पूर्वी सिक्किम के गंगटोक नाथुला मार्ग में हिमस्खलन से 7 लोगों की मौत। 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 वाहनों के फंसे होने की आशंका। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर खेद जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। फिनलैंड औपचारिक रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो का बना सदस्य। ब्रसेल्स में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में 31वें सदस्य देश के रूप में हुआ शामिल। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भूटान नरेश 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में दोनों देशों के आपसी सहयोग पर विस्तार से बातचीत हुई है तो आर्थिक विस्तार के 5 बड़े क्षेत्रों पर भी सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिसमें कृषि, पेट्रोलियम, कोयला जैसे क्षेत्र भी शामिल है। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का मंगलवार को काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। भूटान नरेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के तमाम मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। The bilateral discussions between His Majesty and the Prime Minister, as would be expected, covered the entire gamut of India-Bhutan cooperation and also issues of respective national and mutual interest. Majesty briefed the Honorable Prime Minister on his significant transformation and reform initiative
that Bhutan is currently undertaking. Prime Minister, on his part, reiterated India's continued and full support to the socio-economic development in Bhutan, based, of course, on the priorities of the royal government and in keeping with the transformation initiatives and reform process as per the vision of His Majesty. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय संपर्क के क्षेत्र में और प्रगति पर मिलकर काम करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर सहमति बनी है, जिसमें कृषि, पेट्रोलियम, कोयला जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था विकसित करने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। There were 5 broad range discussion range issues. First was on economic and development partnership. This covered in turn many elements, which included cooperation for Bhutan's 13th 5-year plan, whose process is beginning from next year onwards. Support, including relevant financial support for the reform process in Bhutan. Support also for the institutional capacity building in Bhutan, and project-based development partnership, which is one of the key pillars of our development cooperation with Bhutan. हाल में डोकलाम के मुद्दे पर भूटान के प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश सुरक्षा मसलों पर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। India and Bhutan remain in close touch, in close coordination, relating to our shared national interests, including security interest, and to reiterate our earlier statements, which explicitly bring out our position on the determination of the tri-junction boundary points. बाद में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और तमाम मसलों पर बात की। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विदेश मंत्रालय के अनुसार भूटान नरेश की यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय आदान प्रदान की दीर्घकालीन परंपरा के अनुरूप है। भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंध हैं। ये दोनों देशों की समझ और आपसी विश्वास की विशेषता है। इस यात्रा ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और आर्थिक तथा विकास सहयोग सहित घनिष्ठ द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम को खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा हथकंडा अपनाया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल देने से तथ्य नहीं बदलेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को पुख्ता करने के मद्देनजर नया हथकंडा अपनाते हुए 3 भाषाओं में चीनी, तिब्बती और पिनयिन में अरुणाचल प्रदेश के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड टाइम्स के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों की लिस्ट जारी की। इन 11 स्थानों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के बुनियादी ढांचे का खास महत्व होता है। इसको लेकर सभी देशों को समग्र नजरिया अपनाने की जरूरत है। दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत अगुवाई कर रहा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जीवंत उदाहरण है। कुछ ही वर्षों में 40 से ज्यादा देश और संगठन भारत की इस पहल पर बने गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। CDRI की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अब आपस में जुड़ चुकी है और अगर किसी एक देश में आपदा आती है तो उससे दूसरे देशों पर भी व्यापक असर पड़ता है।
पीएम ने आपदा जोखिम प्रतिरोध के संदर्भ में सभी देशों से एक साथ काम करने की अपील की। This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए बोलते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सीडीआरआई की पहल से दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत अगुवाई कर रहा है। इस संदर्भ में बांग्लादेश भी गंभीर है। I congratulate Prime Minister Shri Narendra Modi for hosting this timely event. I would like to reiterate Bangladesh's commitment to working with the global community hand in hand to ensure a better world for all of us. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। पीके मिश्रा ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वहनीयता, मापनीयता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संस्थागत नवाचार पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि तकनीकी नवाचार पर। मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रतिरोध अब एक विशिष्ट विषय नहीं है बल्कि वैश्विक और राष्ट्रीय विकास विमर्श के केंद्र में आ चुका है। गौरतलब है कि सीडीआरआई एक ऐसा गठबंधन है जिससे सरकारों के साथ ही यूएन एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये अलग अलग देशों को उनकी आपदा और जलवायु जोखिम से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराता है। आपदा प्रतिरोधी मजबूत बुनियादी ढांचा को लेकर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ICDRI सम्मेलन के 5वें संस्करण की भारत मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में मुख्य तौर पर एक ओर जहां बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कराने के साथ साथ आपदा की बढ़ती समस्याओं की निजात दिलाने और इसके संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करने और जरूरतमंद नागरिक और समाज को सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्वी सिक्किम में हिमस्खलन की एक घटना सामने आई है। इसमें अभी तक 7 लोगों की मौत की भी खबर है तो करीब 2 दर्जन लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया है। इस घटना के बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने दुख जताया है। पूर्वी सिक्किम में चांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले गैंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 जवानों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। सेना की त्रिशक्ति कोर और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के परियोजना स्वास्थ्य, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस टीमों के बचाव अभियान में 6 स्थानीय लोगों सहित अब तक लगभग 22 पर्यटकों को बचाया गया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर घटना पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, पूर्वी सिक्किम में हिमस्खलन के कारण कीमती जान माल के नुकसान से दुखी हूं। भारतीय सेना, SDRF और अन्य एजेंसियों द्वारा खोज और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि सिक्किम में हुए दुखद हिमस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और NDRF की टीमें जल्द ही प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगी। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने बताया कि सभी पर्यटकों और उनके वाहनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। इस समय अभियान को बंद कर दिया गया है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सोचेंग यांग में 12 पर्यटकों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव, नंदिता डागर और नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। खबर पश्चिम बंगाल से। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में शुरू हुई कई जगहों पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कल रात भी रिसरा स्टेशन पर फिर से हिंसा भड़क उठी। बिगड़ते हालात के बीच राज्य के राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और हिंसा बर्दाश्त न करने की बात कही है। तो वहीं बंगाल पुलिस भी हालात सामान्य करने की बात कह रही है, लेकिन माहौल में तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इस बीच में भाजपा ने ममता सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यपाल CV आनंद बोस से बात कर स्थिति की समीक्षा की थी। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिसरा स्टेशन पर सोमवार रात नए सिरे से भड़की हिंसा के बाद हालात
तनावपूर्ण बने हुए हैं और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। उधर राज्यपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का दौरा किया। सोमवार रात को रिसड़ा स्टेशन पर नए सिरे से भड़की हिंसा के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुबह सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा था। तमाम दुकानें बंद है और लोग घरों में है। पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी स्थिति सामान्य है। लोगों को भय न हो उसके पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है। रेल परिक्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बल यहां पर तैनात किया गया है। मौजूदा हालात स्थितिशील है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हो। फर्दर कोई घटना नहीं होगा वो रोकने के लिए। गौरतलब है कि सोमवार रात 9:30 बजे के करीब रिसड़ा स्टेशन के 4 नंबर रेल गेट के पास बमबारी, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद कोन नगर से लेकर हावड़ा तक सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। दंगाइयों ने रेल गेट को बंद करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन ठप हो गया था। इधर श्रीरामपुर से लेकर बर्धमान तक ट्रेनों को रोकना पड़ा। हालात के बिगड़ने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो ट्रेन रात 9:51 पर रुकी वह रात 1 बजे के करीब गंतव्य के लिए रवाना हुई। नई सिरे से भड़की हिंसा को लेकर चिंतित राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग सफर बीच में ही छोड़ दिया। राज्यपाल दोपहर में हिंसाग्रस्त हुगली पहुँचे। उन्होंने रिसड़ा में उसी जगह का जायजा लिया जहां पथराव हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही है ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी उपद्रवी को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और पुलिस इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लोगों के पास अमन और शांति के साथ रहने का अधिकार है। We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. इस बीच मामले में सियासी घमासान जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सेरामपुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले को रोक दिया। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पुलिस पूरी तरह से तृणमूल की कैडर की तरह काम कर रही है। हमने राज्यपाल से मुलाकात कर तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। रामनवमी की हिंसा पूर्व नियोजित थी, क्योंकि बम एक दिन में नहीं बनते। राज्यपाल ने हमें रिश्ता और उसके आसपास के इलाकों में जाने से मना किया है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कल की तरह वहां फिर हिंसा हुई तो हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था के मसले पर पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस हिंदुओं को परेशान कर रही है, जबकि सच्चे दोषियों की ओर से आंख बंद कर ली है। उन्होंने गृह मंत्री से दखल की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी संवेदनशील स्थिति पैदा कर रही हैं। जो लोग रामनवमी जुलूस पर हमला किए हैं उनका पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की एकदम कैडर की तरह एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है और एक समुदाय के पक्ष लेकर, दंगाइयों को पक्ष लेकर काम कर रहा है। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। हालांकि बीजेपी लगातार राज्य प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन राज्य सरकार उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ट्रेन रोक दिया गया और बमबारी किया और पत्थरबाजी किया। उस टाइम भाजपा वाला था क्या? ये पुलिस क्या कर रही है उस टाइम? ये ममता बनर्जी जानबूझ के कर रही है। पुलिस के द्वारा कर रही है। जुलूस में और बड़े जोर शोर से डीजे बज रही थी, गंडगोल हुई, वैंडलिज्म हुई, तोड़फोड़ हुई, हलचल मची। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता हालात को सामान्य करने की होनी चाहिए, ताकि लोग बिना भय के आम जिंदगी जी सके। कोलकाता से प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल की इस खबर के बाद अब आपको बिहार के हालात से रूबरू कराते हैं। रामनवमी के दिन से लेकर अब तक बिहार के 5 जिलों में हिंसा भड़क चुकी है, जिसके बाद हालात अभी भी सब जगह पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं।
रोहतास, नालंदा, भागलपुर, गया और मुंगेर जिले की हुई इन हिंसा के बाद अभी भी कई जगहों पर पाबंदियां लगी हुई हैं, तो पुलिस हालात ठीक करने को बात कह रही है, लेकिन स्थानीय लोग और सख्ती की मांग कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा और कहा कि कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में ये सफल नहीं हुए हैं। बिहार में रामनवमी के बाद जारी हिंसा भले ही थमी हो, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के 5वें दिन अब माहौल शांत है। नालंदा जिले में आज भी इंटरनेट बंद है। दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहीं। नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। अब तक कुल 100 से भी ज्यादा गिरफ्तारी हुई है और 15 केस दर्ज हुए हैं। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है। वहीं सासाराम में भी इंटरनेट बंद है। शहरी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज बंद हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हिंसा प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके अलावा वहां 2 एसएसबी और 1 आरएएफ की कंपनी कैंप कर रही है। सासाराम में ऊपर से माहौल भले ही शांत है, लेकिन हिंसा के बाद लोगों के मन में डर व्याप्त है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हालात ये है कि लोगों को घरों से निकलने में डर लग रहा है। लोग योगी मॉडल के शासन की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं आज से हमारे मोदी युग की जो उत्तर प्रदेश में आज से लागू हो जाए हमारे बिहार में, तो हमारा बिहार दुनिया में नंबर 1 पर होगा। योगी सरकार बहुत अच्छा सरकार है और बिहार में तो ऐसा सरकार है नहीं। यहाँ भी ऐसा सरकार होना चाहिए जो तुरंत एक्शन ले। जी, बॉर्डर एक्शन बहुत जरूरी है यहाँ भी। नालंदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा वहां आयोजित किए जाने वाले कुंडलपुर महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। उधर बिहार शरीफ में मंत्री श्रवण कुमार ने सभी राजनीतिक दलों और शहर के लोगों के साथ सड़कों पर सद्भावना यात्रा निकाली। लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की। इस दौरान पुलिस वालों ने लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वो सब कुछ हुआ है, उसके लिए हम सब लोगों को दुख है, तकलीफ है। हम लोग बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ा होगा, लेकिन आगे इस तरह के कृत्य इस शहर में, इस बिहार में नहीं हो। ये सूफी संतों की धरती से संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। मिल्लत से ही समाज आगे बढ़ सकता है। पूरी कोशिश हमारी पहले दिन से है कि अमन चैन वापस आए और अभी समाज की ओर से पहल की गई है सद्भावना यात्रा की। इसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि जैसे हम लोग पहले रह रहे थे वैसे ही रहें, अफवाहों में यकीन ना करें, शांति बनाए रखें। यही प्रयास है हमारा और लगातार साथ साथ हम लोग कांडों में अनुसंधान कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हालिया हिंसा से राज्य की राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के लगातार इस पर बयान आ रहे हैं। बीजेपी समेत तमाम दल इस मसले पर नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो जेडीयू कह रही है कि हालात बिगाड़ने की कोशिश सफल नहीं होगी। ये नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं और सासाराम और नालंदा जल रहा है। ये कह के निकल नहीं सकते। ये भाईचारा के नाम पर दंगाइयों को संरक्षण देने का काम नीतीश की सरकार कर रही है। घटना घट गई तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया आपने? कर्फ्यू लगाया होता तो लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं करते। लोग घरों से निकल रहे हैं और गलियों से निकल कर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, आगलगी कर रहे हैं। तो ये पूरे तौर पर नीतीश कुमार की विफलता है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए अब वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बाकी लोगों पर जो है। तो देखिए, अपनी अक्षमता छिपाने के लिए आरोप मत लगाइए, न्यायिक जांच कराइए ताकि मालूम पड़ सके कि कौन लोग थे इसके पीछे, क्या फेल्योर था आपका। बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। बिहार में जो कुछ तत्व हैं, उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बिहार में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक एकता है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और सुनियोजित ढंग से करते हैं।
गौरतलब है कि बिहार के 5 जिले रोहतास, नालंदा, भागलपुर, गया और मुंगेर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंसक झड़पें हुई थीं। इस घटना के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था के हालात में गिरावट आ रही है, वो प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी पारा तेज गति से चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में, बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और बाकी नामों जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को लेकर मंथन की बात भी सामने आ रही है। बात कांग्रेसी खेमे की जाए तो कांग्रेसी खेमे से सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान की खबर सामने आई है। पार्टी के नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उधर भाजपा ने फिर से राज्य में जीत का दावा किया है तो बेंगलुरु से लेकर दिल्ली के बीच कर्नाटक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर बैठकों का दौर जारी है। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, रणनीतियां बन रही हैं और पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे। उन्होंने कांग्रेस में सिद्धरामैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच की तकरार पर कहा कि इन नेताओं के मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने खुद के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि डीके शिवकुमार को कभी इस पद के लिए शीर्ष नेतृत्व मौका नहीं देगा। उनके इस बयान पर डीके शिवकुमार ने सफाई दी है। I am not upset with anyone. I know what Siddaramaiah heart is. I know what my heart is. I know what your heart is. We all will one. Our aim is to bring Congress party, and you all have to walk and meet us at Vidhan Sabha. इस बीच राज्य में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। The screening committee and the central election committee met again today. We have again decided on a number of seats, and again unanimously the screening committee and the central election committee has decided a further list of candidates. इधर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर 29 मार्च को मांड्या में एक चुनावी रैली के दौरान लोगों पर नोट फेंकने का मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने एक चुनावी रैली में लोगों पर नोटों की बौछार करने के लिए डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता पर मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद मांड्या के ग्रामीण थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बीजेपी ने इस मामले में शिवकुमार पर हमला बोला है। As far as Shivkumar is concerned, see, I have not made any comment. शिवकुमार पैसा फेंकना कर्नाटक के लोगों को कुछ नहीं बांधती, कुछ नहीं बांधती। अगर पैसा फेंकना ही ट्रेडिशन है, उनका ट्रेडिशन है, तो लोग जानते हैं कि इनका क्या लक्ष्मी के ऊपर क्या इज्जत है। अगर किसी को पैसा देना ही है, आरती में लगाना है, वो एक तरीका है, वो हमारा ट्रेडिशन है। पैसा फेंकने का ट्रेडिशन नहीं हमारा, लेकिन शिवकुमार का ट्रेडिशन अब पैसा फेंकना ही है, तो लोग उसको इसके ऊपर सोचते हैं कि कैसा ट्रेडिशन है। तो आज केपीसीसी अध्यक्ष है, पैसा फेंक रहा है, जब अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो क्या क्या फेंकेगा, क्या मालूम। इधर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में कर्नाटक चुनावों सहित तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम
अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। और ब्रेक के बाद खबर आर्थिक जगत से। देश में आर्थिक विकास का पैमाना टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है। टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार देश का बजट तैयार करती है और पता चल पाता है कि कौन सा सेक्टर बेहतर कर रहा है। साल 2022-23 में देश में पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। गौरतलब है कि जीएसटी के मोर्चे पर भी खबर अच्छी रही है और इस दौरान जीएसटी का कुल कलेक्शन 18 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है, जो वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में 22% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साल 2022-23 में देश में रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध टैक्स कलेक्शन 16.67 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की तुलना में ये 18% ज्यादा है। गौरतलब है कि 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,12,000 करोड़ रुपए रहा था। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का अनुमान 14,20,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ा करके 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इस तरह से केंद्र को बजट अनुमान से करीब 17% ज्यादा और संशोधित अनुमान से करीब 1% ज्यादा डायरेक्ट टैक्स मिला है। 5 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018-19 में ये 11,36,000 करोड़ पर था। 2019-20 के कोविड की अवधि के दौरान औसत टैक्स कलेक्शन 10 लाख करोड़ के आसपास रहा। साल 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों में रिकवरी देखी गई और कलेक्शन बढ़ करके 14 लाख के पार पहुंच गया। ये आर्थिक रिकवरी की तेजी का ही परिणाम है। साल 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 18% की तेजी दर्ज हुई और ये अब 16,67,000 करोड़ रुपए के स्तर पर है। सबसे ज्यादा उछाल पर्सनल इनकम टैक्स में देखा गया। कुल इनकम टैक्स कलेक्शन 24% बढ़ करके 9.6 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने इस साल में रिकॉर्ड रिफंड भी जारी किया, जो 3 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। कई मामलों में तो रिफंड 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दिए गए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी का भी कुल कलेक्शन 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 22% ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत कलेक्शन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रहा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अरविंद पानगड़िया और दिल्ली में इंटरलिंक एडवाइजर्स के विशाल मोरे के एक स्टडी पेपर में यह तथ्य सामने आया है कि कोविड के दौरान भारत में गरीबी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और गरीब अमीर के बीच की खाई भी नहीं बढ़ी है। इसके उलट जुलाई सितंबर 2020 के बाद भारत में गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। पेपर में उन तमाम अध्ययनों पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए हमारे सहयोगी अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। एक तरफ पूरी दुनिया में जहां कोविड महामारी के दौरान भारत की रणनीति की सफलता को लेकर जबरदस्त तारीफ हो रही थी, वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और निजी संस्थानों में भारत को लेकर आलोचना के सुर सुनाई दिए। सीएनएन में लिखा गया कि भारत के अरबपति और अमीर हुए, जबकि कोविड की वजह से भारत में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोविड की वजह से भारत में लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे गए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी ऐसा दावा किया गया था। अब अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया और विशाल मोरे की साझा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इन रिपोर्ट का आधार वो सर्वे था जो भारत में 2011-12 में किया गया, जिसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कहा जाता है। इस नए अध्ययन का दावा है कि गरीबी के आंकड़ों का पता लगाने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। Last week or 10 days when COVID hit, it had a huge impact. Negative impact on the GDP, I mean significantly measurable impact during just in that 10-day period because of the lockdown, but not agriculture. Agriculture was doing okay, 2.1%, so on the heels of 2.1% growth in the previous year, in 1920 growth was 5.5%, and then in the following year, 2021, again it was 3.3%. This for agriculture actually is well above the trend growth. You know, if you take the long-term growth of agriculture, it's around 3% in India. रिपोर्ट में पाया गया है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों की आमदनी में कमी जरूर देखी गई, लेकिन जुलाई सितंबर 2022 के बाद हर तिमाही में गरीबी में कमी दर्ज की गई।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड के दौरान खेती बाड़ी में बुआई के रकबे में कमी नहीं देखी गई। कोविड के दौरान 19-20 में बुआई का रकबा 5% से ज्यादा बढ़ा और 2020-21 में 3.3%, जबकि औसत विकास दर 3% ही रही है। सरकार का मनरेगा पर खर्च 2018-19 में करीब 62,000 करोड़ रुपए था, जो 20-21 में बढ़कर के 1.1 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गांवों की 75% और शहरों की 50% गरीबों को फायदा हुआ। पीएम किसान योजना के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपए की सालाना सहायता से भी काफी मदद मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरे कोलंबिया समिट के दौरान आईएमएफ में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सुब्रमण्यम भी रहे, जिन्होंने पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। जाहिर तौर पर धीरे धीरे ही सही, दुनिया के कई बड़े नेता कोविड के दौरान भारत की वैक्सीन नीति और आर्थिक नीतियों को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे से हमने आपको दो खबरें दिखाई, एक ये कि कैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। दूसरी खबर हमने आपको दिखाई कैसे कोविड के समय को लेकर जो अध्ययन हुआ है उसमें यह बात निकल के आई कि गरीबी नहीं बढ़ी, बल्कि 2020 के आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो गरीबी हिंदुस्तान में कम हुई। लेकिन अर्थव्यवस्था की तेज गति से आगे बढ़ने को लेकर भी या लोगों को फायदा होने को लेकर एक और बड़ी बात है जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया, और वो जिक्र इस बात का कि अगर भ्रष्टाचार पे लगाम लगे तो देश कैसे तेज गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि काले धन को रुकता है, साथ ही साथ देश को उस पैसे का सही इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो देश ने बीते कुछ वर्षों में की हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे आगे बढ़ाने को लेकर बात की जाए, या फिर तमाम प्रकार के जो ऐसे कदम हैं जिससे भ्रष्टाचार पे नकेल लगी है उसका हम जिक्र करते हैं। अगर बात की जाए भ्रष्टाचार पर प्रहार की तो सबसे बड़ी बात यही कि काले धन पर प्रहार तेज गति से देखने को मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही सबसे ज्यादा जिस पे चोट की वो था काले धन की बात। बेनामी संपत्ति पर भी कानून लेकर आए और जिस प्रकार की एक व्यवस्था 2014 से पहले चली आ रही थी उस पर एक बड़ा तरीके से चोट की है और इस प्रकार की परिपाटी को बदलने का बड़ा काम किया है। शेल कंपनीज पर भी उन्होंने लगाम लगाई है, क्योंकि एक तरीके से शेल कंपनी वो होती थी जो कि अस्तित्व में नहीं होती थी बल्कि सिर्फ नाम होता था, उनके नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता था। ऐसी लाखों कंपनियों को उन्होंने बंद किया है जांच करने के बाद में। सरकारी टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, यह पारदर्शी व्यवस्था हो गई, जिसमें कि पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए का घपला घोटाला होता तो उस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसी तरीके से सरकारी खरीद में एक बड़ा बदलाव किया है जैम के माध्यम से, और इस खरीद के एक तरीके से पारदर्शी व्यवस्था की गई है और सारी सरकारी खरीद, तमाम एजेंसियों की खरीद, मंत्रालयों और विभागों की खरीद अब जैम के माध्यम से हुआ करती है। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव लेकर आ गया। मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया, 3 हथियार एक तरीके से जनधन खाते, आधार नंबर और मोबाइल को एक तरीके से जोड़ा गया है, और इसको जोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था किस तरीके से आम आदमी को सशक्त किया जाए। मोबाइल जो कि उसके हाथ में है उसकी ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, इसका जिक्र तमाम योजनाओं में किस प्रकार की एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है, तकनीक के आधार पर उसका जिक्र हमको साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पैसे लेने और भ्रष्टाचार के होने का जिक्र होता रहा था, लेकिन उस व्यवस्था को रोकने की कोशिश की गई है आखिर इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन करके। अपने आप में यह बड़ी चीज है। रक्षा सौदे हुए हैं पारदर्शी, क्योंकि हमने देखा था 2014 से पहले चीजें अटकी रहती थी, या अगर रक्षा सौदे होते थे तो उनको लेकर आज तक हमारी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, कई में दोषी हुए, कई में अभी विचाराधीन है, यानी कि ऐसी व्यवस्थाएं थी। लेकिन 2014 के बाद में स्थिति बदली है, पारदर्शी तरीके से रक्षा सौदे भी किए जा रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है और उसमें किसी प्रकार का घपला घोटाले की कोई बात सामने नहीं आई। तो अपने आप में एक बड़े बदलाव का जिक्र कर रहा है। 2016 से 2022 तक बंद हुई शेल कंपनियों की संख्या करीब 5.25 लाख के आसपास है, यानी कि इन कंपनियों के नाम पर पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था। यानी अगर ये 5.25 लाख कंपनी है तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों रुपए का घपला घोटाला हुआ करता होगा। यह भी अपने आप में आंकड़ा समझने की जरूरत है। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है पीएमएलए, उसके द्वारा अगर बात की जाए 2014 से 23 तक सीबीआई ने करीब 5000 केस दर्ज किए हैं। यह आंकड़ा भी अपने आप में बाहर निकल के आया, और 2014 से 23 के बीच की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यानी कि जिन लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए उनके पास से संपत्ति जब्त की गई है, सरकारी खजाने में वो संपत्ति पहुंची है। 2004 से 14 के मुकाबले में बीते 9 वर्षों में 2 गुने केस दर्ज हुए हैं, तो वहीं 15 गुना लोग गिरफ्तार किए गए। यानी कि
भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट की जा रही है, साफ तौर पे दिखाता है। पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात की जाए तो 2004 से 14 के बीच में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। यह भी अपने आप में बताता है कि उस वक्त स्थिति क्या थी और अभी के बीते 8-9 वर्षों में किस प्रकार से स्थितियां बदली हैं। 2005 से 23 तक लगभग 6,000 के आसपास अगर मुकदमे दर्ज हुए तो महज 176 मामले जनप्रतिनिधियों पे हैं, क्योंकि लगातार एक बात यह भी की जाती है कि साहब भ्रष्टाचार के नाम पर आप राजनीतिक विरोध निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अगर लगभग 6,000 मामले दर्ज हुए तो महज 176 मामले जनप्रतिनिधियों पर दर्ज हैं। इसका मतलब यह है कि मामला भ्रष्टाचार का है, ना कि अपनी राजनीतिक विद्वेष निकालने को लेकर है। ईडी ने जिन मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है उनमें दोषी पाए जाने की जो दर है वो 96% है, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अपने आप में यह आंकड़ा भी बहुत कुछ बताता साफ नजर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से तमाम बातें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़े हथियार की अगर बात की जाए जो कि मोदी सरकार के पास है, वो है तकनीक के माध्यम से सामाजिक योजनाओं का जमीन पर बेहतरी से क्रियान्वयन। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण की बात की जाए तो इसके माध्यम से अभी तक लगभग 29 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में जा चुके हैं। ये 2014 से लेकर अभी तक के आंकड़े की बात है। कुल लेन देन की संख्या की बात की जाए तो लगभग 600 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिसके माध्यम से 29 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया गया। इसके तहत 310 योजनाओं का, यानी जो सामाजिक योजनाएं हैं उनका फायदा लाभार्थियों तक पहुंचा है। और कुल ये 310 योजनाएं 53 मंत्रालयों की हैं। 53 मंत्रालयों की 310 योजनाओं के तहत 29 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में गए हैं। और इसका फायदा क्या हुआ है? जैम के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से कुल लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 2.25 लाख करोड़ रुपए पहले बिचौलियों के पास जाते थे, भ्रष्टाचारियों के पास जाते थे, अब ये पैसा सरकार के पास बचा है। इसका इस्तेमाल सही कामों में सरकार कर रही, चाहे वो ढांचागत विकास हो या फिर लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात हो। 3 वर्षों में 18 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से किया गया, यानी कि बीते वर्षों में लगातार इसमें तेज गति से इजाफा हो रहा है। महज 3 साल में इतनी रकम अपने आप में लोगों तक पहुंची है। 8 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी बाहर हुए, क्योंकि जब से जैम लागू किया गया उसके बाद से इस प्रकार की व्यवस्था सामने आई है। जो फर्जी लोग हुआ करते थे उनके पास से ये व्यवस्थाएं चली गई कि साहब अब उनके पास मौका बचा नहीं है। लेकिन डीबीटी के फायदे की अगर बात की जाए तो कुल डीबीटी लाख करोड़ का हमने एक आंकड़ा दिया हुआ है आपको, किस तरीके से बीते वर्षों में लगातार बढ़ा है। 2019-20 में जहां पे लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास था, तो 2022-23 में यह लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। साल दर साल ये आंकड़ा एक तरीके से बढ़ता रहा है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक इसका आंकड़ा एक तरीके से आगे बढ़ा है और लोगों को इसका फायदा मिलता साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण हम जिक्र करें कि डीबीटी के तहत जिन बड़ी योजनाओं की प्रयास किया गया उसके तहत पहल के माध्यम से सीधा पैसा लाभार्थियों तक जाता है। पहल जिसमें एलपीजी का पैसा जाता है, मनरेगा के माध्यम से पैसा जाता है जो कि ग्रामीण भारत में जाके अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात है जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों का पेंशन या भत्ता जो होता है वो उन तक पहुंचता है। स्कॉलरशिप जो कि छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए होता है, इसका पैसा जाता है। पीएम आवास योजना चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, उसका पैसा भी सीधे लाभार्थियों तक जाता है। और बड़ी रकम इसके माध्यम से जाती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका हम पीडीएस का जिक्र करते हैं, जिसमें राशन की बात होती है, उसका भी एक तरीके से लाभ लोगों तक मिलता है। फर्टिलाइजर यानी कि खाद सब्सिडी का जिक्र भी इसमें करना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से बहुत सी बड़ी संख्या में पैसा जाता है। और यह बड़ी बात यह कि डीबीटी के माध्यम से अगर बीते वर्षों की बात की जाए तो लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बीते वर्षों में लाभार्थियों तक पहुंचा है। 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। किस तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने पे काम हो रहा है और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां लगातार, रफ्तार बरकरार। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरीके से ये हमारे देश की स्थिति परिस्थिति में एक बड़े बदलाव का एक इशारा करता हुआ साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। दीपशिखा शिकरवार जी हैं जो कि सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स की। मैम बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। दीपशिखा शिकरवार जी, शुरुआत यही, क्योंकि
विकास अपने आप में एक आइसोलेशन में नहीं हो सकता, आपको समग्र तौर पर नीतियों को बनाने और उसको जमीन पर उतारने के लिए काम करना पड़ेगा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बड़ा पहलू यह भी है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, तकनीक का एक इस्तेमाल हुआ है, शायद इसलिए भी हम तेज गति से आगे बढ़ पा रहे हैं। किस तरह से आप इसको देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें की गई हैं। अगर आप देखें कि उद्योग जगत के लिए भी, आम आदमी के लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें उद्योग जगत के लिए चीजें आसान ही नहीं की गई हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सरलीकरण जो किया गया है प्रोसीजर्स का, उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि जहां पे भ्रष्टाचार का स्कोप रहता था, गुंजाइश होती थी, उसको कितना कम किया जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के वो मेजर्स लिए गए। आम आदमी के हिसाब से भी अगर आप देखें, पूरे पॉलिसी को आप देखें तो मेजर्स जो लिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, उसके अलावा भी जिस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कहां कहां पे आम आदमी को भ्रष्टाचार या उससे उस तरह की किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था, उसको किस हद तक कम किया जा सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये दोनों चीजों के मद्देनजर बहुत सारी नीतियां ली गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं, और जिसका असर आपको दिख रहा है हर एक लेवल पर, थोड़ा पता चल रहा है, उसका फर्क महसूस हो रहा है। जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे लगातार जो बदलाव सोचा गया था वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपको लगता है कि इस बदलाव के माध्यम से ही शायद अर्थव्यवस्था की तेज होती गति भी हमको दिखाई पड़ती है? इसका एक बड़ा पैमाना हमको जीएसटी कलेक्शन में या फिर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबरों में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है? जी, मैं दीपशिखा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान शुरू किया। उसके तहत हम केवल 3 साल में, 4 साल में 63वें स्थान पर आ गए, जो कि पहले हम 144वें स्थान पर रहते थे। उसके बाद खैर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स बिजनेस आजकल अभी वो कुछ समय के लिए वो स्थगित किया गया, तो वो अभी आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा, मेक इन इंडिया का जो साथ में ड्राइव शुरू किया, उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसके तहत जन धन योजना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उन सब से आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश दुनिया के देशों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश हो गया है। उसकी वजह और भी है। कोविड हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया, और हमारे देश ने उस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। और हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके तहत काफी सुधार, फ्री बीज नहीं बांटी गई, बल्कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को काफी सुधार किए गए। तकरीबन 30 लाख करोड़ का पैकेज, जिसके तहत तकरीबन सभी क्षेत्रों को छुआ गया और उनमें रिफॉर्म्स किए गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये स्कीम आई मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कम किया गया नई मैन्युफैक्चरिंग पे, और सबसे बड़ा गेम चेंजर था पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। उससे हमारे पास काफी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अलावा बाहर के भी इन्वेस्टर्स आए, और आज हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम साल ब साल आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों के बजट की अगर हम बात करें तो उसमें जोर केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कैपिटल एसेट क्रिएशन पर रहा। पीएम गतिशील योजना के तहत जो काफी जो लॉजिस्टिक में सुधार किया, उससे आशा है कि आने वाले 1-2 सालों में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर देश में व्यापार करना और सुगम हो जाएगा। और उसकी जो कीमत है, लागत है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो भी कम हो जाएगा। तकरीबन अनुमान है कि 13% से वो घटकर तकरीबन 8-9% हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट रह जाएगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो जीएसटी में जो सुधार किया, एक जीएसटी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक कदम था, जिसमें कि पूरे देश को एक मार्केट के रूप में कैसे विकसित करना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लेके आना, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन सरकार की दाद देनी चाहिए कि सरकार ने पेशेंटली सभी स्टेक होल्डर्स को लगातार उनके साथ एंगेज रही और उसमें जो भी सुधार हो सकता था वो किया।
आज हम उसका नतीजा देखते हैं कि जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट विकास हो रहा है, उसका जो द्योतक है उसमें जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड बिल्कुल अपने आप रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दीपशिखा जी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े भी अपने आप में 18% लगभग बढ़े हैं, और इतना ही नहीं, औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वो भी हमको दिखाते हैं कि इंडिकेटर्स लगातार पॉजिटिव रेट के साथ में आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। विश्व में इतनी चुनौतियां, बावजूद उसके देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ने की रफ्तार को पकड़े हुए। जी बिल्कुल आर्यन जी, अगर आप आंकड़े देखें तो, और अगर आप प्रोजेक्शंस भी देखें, जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, थोड़ी मॉडरेशन की बात हो रही है कि जो इस पिछले साल जो विकास दर थी उससे थोड़ा सा शायद कम हो सकती है, लेकिन फिर भी विश्व में अगर आप स्थिति देखेंगे उसके मुकाबले भारत जो है उसमें विकास दर, उसमें ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होने की संभावना है। और सारे एजेंसीज का ये कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और ग्लोबल इकोनॉमी को भी वो अपना सपोर्ट देगी। और ये आंकड़े, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े लें या जीएसटी के लें, उसके अलावा भी अगर आप देखें जो ऑटोमोबाइल के आंकड़े आए हैं या पीएमआई का जो आंकड़ा आया है, इस सभी से जो लग रहा है कि जिस तरह की रिकवरी हमने देखी थी पैंडेमिक के बाद, वो बरकरार है। और हालांकि ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है, उससे उसका थोड़ा सा असर होगा जिस तरह, और मॉडरेशन होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है ग्रोथ काफी रोबस्ट है और बनी रहेगी इस साल भी और उसके आगे आने वाले समय में भी। जी अनिल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अगर भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी हिस्टोरिक नंबर्स के साथ में हमको दिखाई पड़ रहा है, $760 बिलियन से ज्यादा का, ये पहली बार है इस प्रकार का एक्सपोर्ट्स के नंबर भी। ये भी हमको दिखाते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम और तेज गति से कैसे आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। जी, हमारी जो प्रोडक्ट्स है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसका हम नतीजा देखते हैं कि हमने कुछ नई मार्केट को भी पकड़ा एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें खास करके मैं कहूँगा कि यूएई का नाम सामने आता है, जिसमें हम काफ़ी अच्छे दर पे इस बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में ऑलरेडी हमारे जो फेवरेट या टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है उसके साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इसकी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये कि आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है। हमारे देश में केवल और केवल जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ कैसे जुड़ा जाए और हमारी कीमतों को, चाहे वो वस्तुएं हों या सेवाएं हों, उनको हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, उसका आज ये नतीजा है कि आज हमारी प्रोडक्ट्स अच्छे डिमांड में पूरे विश्व में हैं। आज हम तकनीक के सहायता से भी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करने में लगे हुए हैं। आज अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं, चाहे वो दवाई का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो, चाहे वो मोबाइल का सेक्टर हो, आज हम दुनिया में सबसे आगे पायदान पर खड़े हुए हैं। तो इसका नतीजा हम देखते हैं कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो रिकॉर्ड इस साल बनाने वाला। अभी अनुमानित आंकड़े आए हैं, मेरे को लगता है कि कुछ 1-2 हफ्ते में इसके फाइनल इस फिस्कल ईयर के आंकड़े भी हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक ब्राइट स्पॉट हिंदुस्तान लगातार बना हुआ। फिलहाल वक्त इतनी ही ज़्यादा दे रहा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीपशिखा जी आपका, अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत।
दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर केजरीवाल सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यमुना ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार यमुना का पानी अब भी जहरीला बना हुआ है। यमुना की सफाई के लिए साल 2017 से 2021 तक 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर साल नदी की सफाई पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद डीपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में यमुना नदी पूरे साल प्रदूषित रहती है। हाल ही में साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 1,028 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने वादा किया था कि अगले चुनाव तक यमुना इतनी साफ हो चुकी होगी कि वे इसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये वादा अब भी वादा ही नजर आ रहा है। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने यमुना की सफाई के नाम पर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के नाम पर पिछले 5 वर्षों में 6800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यमुना अब भी गंदी है। ऐसे में सवाल यह है कि सारा धन कहाँ गया? क्या केजरीवाल दिल्ली के खजाने को उसके उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बहा रहे हैं? पिछले 2.5 साल से बोल रहा हूं कि अगर 3500 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो जमुना जी के वजीराबाद से लेके बैराज से लेके और कालिंदी कुंज तक हम दोनों तरफ एक नया बैंक बनाकर सारे नालों को बिल्कुल नदी से अलग कर सकते हैं। मात्र कितना खर्चा? 3500 करोड़। और ये व्यक्ति जो अभिशाप बन के अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पर गिर पड़े, वो 6,300 करोड़ रुपए वो खर्चा कर दिए और यमुना जी दिन पर दिन और गंदी होती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों से अहम विषयों पर संवाद करते रहते हैं। 25 मार्च 2018 को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक कूटनीति में राम नाम का जिक्र किया था। पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे, तो वो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आए थे और बड़े गर्व की बात है, उसमें से अधिकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यानी राम और रामायण न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व के इस भूभाग में, आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं। और एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। और न्यूज नाइट पे जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको राष्ट्रीय महत्व की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय सोशल मीडिया बैठक को संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा और बिरला की यह मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष के आवास पर हुई। देवेगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष को खुद पर लिखी पुस्तक भी भेंट की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। यह आयोग बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नए आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अलावा नया आयोग टीईटी की परीक्षा कराएगा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में मंगलवार के दिन मौसम एकदम बदल गया। वहां अप्रैल के मौसम में भारी बर्फबारी देखने को मिली। सड़क और पेड़ों पर बर्फ की चादर ने अप्रैल के मौसम में सर्दियों जैसा मंजर बना दिया। घाटी की हसीन वादियां और उस पर सफेद चादर देखकर नजारा एकदम खुशनुमा हो गया। देश से फरार हुए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने FBI की मदद से मैक्सिको से दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। बॉक्सर को 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में वांछित था।